नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपके चैप्टर का नाम भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। आज जो टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। कल हमने डिस्प्लेसमेंट करंट, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ और एक और क्या किया था, मैक्सवेल इक्वेशंस, ये 3 टॉपिक किए थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से पहले हम बात कर लेते हैं मैकेनिकल वेव्स की। मैकेनिकल वेव्स का एग्जांपल आपको कोई ध्यान हो, कोई भी एग्जांपल? हाँ जी, कोई एग्जांपल मैकेनिकल वेव्स का? हाँ, आपका जो स्ट्रिंग पे आप वेव जनरेट करते हो वो भी मैकेनिकल वेव्स हैं, वाटर के अंदर जनरेट होती है वो भी आपकी मैकेनिकल वेव्स हैं। हम एग्जांपल लेते हैं वाटर वेव्स का। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पहले, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को विजुअलाइज करना डिफिकल्ट है, उससे पहले हम एक प्रैक्टिकल वेव कंसिडर कर रहे हैं जो हमें दिखती है। तो उस वाला सारा जो मैथमेटिक्स से कॉन्सेप्ट है वो वहां अप्लाई करेंगे। आपने तालाब में एक पत्थर डाला, आपकी वेव जनरेट हुई, वो आपको वेव आते आगे जाती हुई दिखाई देती है, दिखाई देती है, आगे जाती हुई दिखाई देती है, ये बात तो सही है। क्या आपका पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो सही में आगे मूव करते हैं क्या, वहीं पे रहते हैं? ये हमने वेव्स में डिस्कस किया था। क्या फॉर एग्जांपल अगर आप एक जो आपका क्या होता है वो थर्मोकोल की शीट का टुकड़ा अगर पानी में डाल दें तो वेव आगे जाती रहेगी और वो वहीं वहीं पे ऑसिलेट करता रहेगा, है ना? तो कुल मिला के जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो अपनी लोकेशन पर ही ऑसिलेट करते हैं, अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग टाइम पे ऑसिलेट करते हैं, और एक परसेप्शन ऐसा जनरेट होता है कि वो आगे मूव कर रही है वेव। ठीक है, आगे मूव नहीं करती, मटीरियल्स डोंट मूव बट इट अपीयर्स टू बी मूविंग। ठीक है, अब इस वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आगे भी एक्सटेंड रहेगी। वेव की पहली कैरेक्टरिस्टिक इज वेवलेंथ। वेवलेंथ, वेवलेंथ, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है वेव का, इनको बोलते हैं क्रेस्ट। दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ है, या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ है, या फिर कहीं भी जहां पे आपकी एक साइकिल कंप्लीट होती है उस लेंथ का नाम वेवलेंथ है। ठीक है, आप चाहें तो लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। आपका लैम्डा इसका नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। आप यहां पे देखें, ये पार्टिकल अपने प्लेस पे ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट करेगा। इस पार्टिकल का एक ऑसिलेशन विल जनरेट ओनली वन वेव। जैसे आप स्ट्रिंग को बांधेंगे, अगर रस्सी को ऐसे ऐसे करेंगे, यहां से रस्सी दी, यहीं पे लाके ऐसे छोड़ दिया, तो आपका एक पीक बन के वो ट्रेवल हो जाएगा। अगर आपने ऐसे करके पूरा सर्कल बनाया तो आपका एक वेव जनरेट होगा। तो कुल मिला के पार्टिकल जब एक पूरा साइकिल कंप्लीट करेगा तो तब एक वेव जनरेट होगी। ठीक है, तो यहां पे टाइम पीरियड आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। क्या? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। जो आपका टाइम पीरियड है आप लिख लें, टाइम टेकन बाय पार्टिकल, टाइम टेकन बाय ऑसिलेटिंग पार्टिकल to complete one oscillation, time taken by oscillating particle to complete one oscillation is called time period. अब देखें आप,
अगर आपने बहुत सारी वेव जनरेट कर दी हैं तो आप कहीं भी एक पॉइंट पकड़ लें, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे देखें जब ये वेव आगे जाएगी यहां पे तो पार्टिकल यहां आ जाएगा, जब ये वेव और आगे जाएगी पार्टिकल और नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब जब इस पॉइंट से एक वेव पूरी पास हो जाएगी तब ये पार्टिकल एक साइकिल कंप्लीट करेगा। तो क्या मैं टाइम पीरियड को ये बोल सकता हूं कि टाइम रिक्वायर्ड बाय अ सिंगल वेव टू पास थ्रू अ गिवन पॉइंट? तो आप एक डेफिनेशन और लिख लें, क्या टाइम रिक्वायर्ड बाय, ये बात समझ में आ रही है क्या? टाइम रिक्वायर्ड, टाइम टेकन बाय वन कंप्लीट वेव to cross a given point in space, to cross a given point in space is called time period। ठीक है। थर्ड इज फ्रीक्वेंसी। अगर इस पॉइंट से एक वेव टी टाइम ले रही है पास करने में तो नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू दिस पॉइंट इन 1 सेकेंड वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी आप दो टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, क्या लिखें आप? फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस by a particle in 1 second, number of oscillations by a particle in 1 second, या फिर number of waves passed through a given point in 1 second, passed through a given point in 1 second। वेवलेंथ और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, ये तीनों बात हमने पढ़ ली। इसके बाद एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। बताएं क्या होती है, किसी को ध्यान है? यहां पे जो आपका ऑसिलेटिंग पार्टिकल का मोशन है दैट मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ रोटेटिंग वेक्टर। ये आपकी जो एंगुलर स्पीड है इसके लिए आप समझ लें, जो यहां पे ऑसिलेटिंग पार्टिकल है, ऑसिलेटिंग पार्टिकल का मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ रोटेटिंग वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ दैट रोटेटिंग वेक्टर ऑन वाई एक्सिस गिव्स यू एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ये बात लिखवानी है क्या? लिखें आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा लिख लें यहां पे, या एंगुलर स्पीड लिख लें आप, फ्रीक्वेंसी से बेटर है एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड। ये न्यू है, ये टाइम है। हेडिंग डाल लें एंगुलर वेलोसिटी, फिर आप लिखें मोशन ऑफ oscillating particle can be represented by projection of a rotating vector on y axis। क्या बोला है माने को बताना? हाँ, motion of a oscillating particle can be represented by projection of rotating vector on y axis। ठीक है। और आप लिखें मैग्नीट्यूड ऑफ, फुल स्टॉप लगा के, मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेटिंग वेक्टर will be equal to maximum displacement of particle and angular velocity is omega। देख लें आप क्या मतलब इस बात का। अगर कोई भी रैंडम पार्टिकल, इसकी बात करें, ये यहां पे ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, है ना, ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, तो इस ऑसिलेटिंग, फॉर एग्जांपल ये यहां पे ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, इस ऑसिलेटिंग पार्टिकल को मैंने रिप्रेजेंट करना चाहा एक रोटेटिंग वेक्टर से। जो रोटेटिंग वेक्टर है
उसका मैग्नीट्यूड होगा ए नॉट। ए नॉट का मतलब मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दिस ए नॉट, ठीक है। और ये यहां पे ओमेगा एंगुलर स्पीड से वेलोसिटी से मूव करेगा। तो जो यहां पे एंगुलर वेलोसिटी बोली है ना, इस मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो रोटेटिंग वेक्टर है उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो ये है, ठीक है। अब देखें आप, अगर ये यहां पे जाएगा तो इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे यहां होगा, यहां जाएगा तो यहां होगा, ऐसे करते करते यहां आ जाएगा। इसके टिप का प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस इस टिप का प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस विल रिप्रेजेंट एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो इसके मोशन को रिप्रेजेंट करने वाला जो रोटेटिंग वेक्टर है उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको हम यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बोलते हैं। हाँ जी, एक बार महान बोल दो क्या है, थोड़ा लाउडली बोल देना। नहीं, लास्ट लाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चार्ट हो गए। इसके बाद आपकी आती है इक्वेशन ऑफ वेव। यहां पे जो इक्वेशन ऑफ वेव है वो होती है y इक्वल टू ए नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। हमने ये सारा वेव्स में खूब डिटेल में किया हुआ है। इस इक्वेशन का सिग्निफिकेंस क्या है वो समझ लें आप। ये आपकी एक ट्रेवलिंग वेव है, ट्रेवलिंग वेव है। ट्रेवलिंग वेव में अगर आपको किसी लोकेशन x और टाइम t पर आपके पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मैं कह दूं कि यहां से ओरिजिन से 5 मीटर पर और 2 सेकंड, टाइम 2 सेकंड पर पार्टिकल का मीन पोजीशन से क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। कहने का मतलब ये वेव आगे भी होगी और लेट्स से यहां पे 5 मीटर है, 5 मीटर और 2 सेकंड पे इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से ये है। यहां पे k गिवन है, ओमेगा गिवन है, ए नॉट गिवन है। ओनली वेरिएबल्स आर x एंड t। आप लोकेशन और टाइम डाल देंगे इस इक्वेशन में तो आपको y देगा। दिस y इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। ये इसका मतलब है। यहां पे जो k लिखा हुआ है, जो k लिखा हुआ है उसको आप नोट कर लें। k इज 2 पाई बाय लेमडा। यहां पे जो ये ओमेगा लिखा हुआ है ये वही है जो हमने अभी डिफाइन किया, ठीक है। ए नोट क्या है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल। आप नोट डाउन करना चाहें तो कर लें। ए नोट क्या है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल। और वाई क्या है, डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी। तो के पता लग गया, ओमेगा पता लग गया, ए नोट पता लग गया। इसके अलावा जो आपका ये टाइम पीरियड है और जो ओमेगा है इनके बीच का रिलेशन t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा ये रहता है। इसके अलावा आप लिख लें जो ये वेव ट्रेवल कर रही है इसकी एक वेलोसिटी v भी होगी। सुनेंगे ध्यान से, जो आपकी वेव ट्रेवल कर रही है उसकी वेलोसिटी v भी होगी और v जो है वेलोसिटी ऑफ वेव इज गिवन बाय ओमेगा बाय k। हमने k लिखा, t लिखा और v लिखा। v इज वेलोसिटी ऑफ वेव। और यहां पे अगर आप k का नाम लिखना चाहें तो ये वेव नंबर कहलाता है, वेव नंबर, वेव नंबर। इसके बाद इस वेव के बारे में हमें और क्या जानने की जरूरत है देख लेते हैं। जो ये आपकी वेव है
मटेरियल वेव है, आप लिख लें पॉइंट नंबर 5 और 6 बना के, material wave requires medium to travel. Material wave requires medium to travel. क्या मतलब इस बात का? अगर मीडियम चाहिए, कैसे? आपका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग अपने आप में एक मीडियम है ना, एक पार्टिकल दूसरे को उठाएगा, है ना। अगर पानी के पार्टिकल्स हम एक दूसरे को उठाएंगे तो आपको वो डिस्टरबेंस तभी पहुंच सकती है जब पानी हो, कहीं पे गैप आएगा तो नहीं पहुंचेगी। तो मीडियम इज रिक्वायर्ड टू ट्रेवल फॉर दिस वेव, ठीक है, मीडियम की रिक्वायरमेंट है। लास्ट पॉइंट 7th, दिस वेव इज ट्रांसवर्स वेव, दिस मटेरियल वेव इज ट्रांसवर्स वेव। क्या मतलब इस बात का? इट मींस जिस डायरेक्शन में आपकी वेव प्रोपोगेट कर रही है वो ये डायरेक्शन है, और आपका पार्टिकल इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। तो आप लिख लें ट्रांसवर्स वेव इज डिफाइंड एज, transverse wave is defined as a wave in which direction of oscillating particle and direction of propagation are mutually perpendicular. Direction of oscillation of particle and propagation of wave are mutually perpendicular. ऑसिलेशन की और प्रोपगेशन की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होंगी। अब इनमें से मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स एक बस वो छोड़ के कि आपकी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी सब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एज इट इज लग जाएंगी। ठीक है, देखते हैं कैसे। लिख लिया है सब? ठीक है जी। अब देखते हैं कि मटेरियल वेव की बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या अंतर है। जैसा कि नाम में छिपा हुआ है इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक, इस वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। पहले एक पे कंसंट्रेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एग्जांपल, जैसे लास्ट केस में आपके पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे थे। अब फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि इस पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ रही है, मैक्सिमम हो गई, उसके बाद वापस घटनी शुरू हुई और फिर उस डायरेक्शन में बढ़नी शुरू हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई आपको चीज ऐसे फिजिकल नहीं दिखेगी, है ना। फिजिकली यहां पे अगर कुछ नहीं रखा तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ ऐसा विजुअल नहीं दिखेगा, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, और फिर वापस आपकी घटेगी, फिर आपकी बढ़ेगी और फिर घटेगी। अगर यहां पे आप कोई चार्ज क्यू रख दें तो वो इस फील्ड के कारण ऑसिलेट करेगा। मतलब कहने का मतलब है अगर चार्ज रख दिया जाए तब आपको वेव फील होगी, बट चार्ज का एग्जिस्टेंस वेव के अब्सेंस में भी है। अगर चार्ज नहीं भी है तब भी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक बार बढ़ेगी, एक बार घटेगी, फिर नेगेटिव साइड बढ़ेगी, फिर घटेगी। ठीक है, तो कुल मिला के आपको अब क्या करना है, जैसे आपने एक वेव जनरेट करी थी रस्सी पे, तो पार्टिकल ऊपर गया था और नीचे गया था, फिर उस पार्टिकल ने बराबर वाले पार्टिकल को ऊपर उठाया था। तो ये भी क्या करेगा, यहां पे भी
आपकी हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही होगी जैसे आपका पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा था, और आपको दिखेगा ऐसे ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव है। यहां पे वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी टाइम टी, ये आपका एक्स एक्सिस मान लें। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट। तो यहां पे अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो दिस बिकम्स ई इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। सब चीजें सेम है, बस आपका जो वाई था वो था डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजिशन। यहां पे क्या है, ई नॉट इज या ई इज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एंड स्पेस, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देगी, वेव ऐसी ही बनेगी। अब यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड की भी वेव होती है, उसको आप बनाएंगे इस थर्ड डायरेक्शन में। ये आपकी तीन डायरेक्शन है यहां पे, ये हो गई एक्स, ये आपकी वाई, एक्स वाई, और ये जेड। तो आपकी जो वेव बनी है ये अभी इस ऐसे बनी है, एक्स वाई प्लेन में बनी है। दिस वेव इज एन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वेव बनेगी उस दूसरे वाले प्लेन में। आप इसको अलग रंग का चौक होता तो बेटर होता है, देखते हैं फिर भी। ग्राफ को समझ पा रहे हैं क्या आप? एक वेव आपकी ऐसे है और दूसरी वेव आपकी ऐसे है, ऐसे है। आप एक बार बुक से घर जाके दोबारा देख लेना, एक वेव ऐसे है और एक इस प्लेन में इस एक्सिस के राउंड ऐसे है, ठीक, आगे भी ऐसे ही रहेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो एक्सप्रेशन रहेगा इट विल बी बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। सबसे पहला पॉइंट आप यहां पे लिखेंगे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, क्या, ई बी एंड के जो वेक्टर है, के वेक्टर इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, वेव की प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है। ई बी एंड के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जो ई बी और के है वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं आपके, ठीक है। ई क्या है देखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और प्रोपोगेशन इस डायरेक्शन में। तो ई बी एंड के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक बात। दूसरी बात लिखें, ई और बी आर इन सेम फेज, ई एंड बी आर इन आप देखें दोनों का एक्सप्रेशन सेम है। तो एक बात तो आपका जो ये एंगल है ये सेम है, फेज सेम है। इसका मतलब क्या है समझें, जैसे स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है। जब इस एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा होगा, इस एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा। आपके तीन एक्सिस हैं,
जब इस एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा होगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा, तो दो ये भी अपने मैक्सिमम पे उसी टाइम पे पहुंचेगा, ये मैक्सिमम पे उसी टाइम पे पहुंचेगा, फिर वो नीचे आना शुरू होगा, वो भी नीचे आना शुरू होगा, वापस जीरो पे सेम टाइम पे आएंगे। तो कुल मिला के आपका जो मोशन है वो इस तरीके का है, देखें ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और फिर वापस ये नीचे और वो उस साइड, ऐसे, ठीक है ना। सेम फेज का मतलब है कि सेम टाइम पे मैक्सिमा अचीव करेंगे और सेम टाइम पे मिनिमा अचीव करेंगे, ठीक है, सेम फेज में दोनों। ई नॉट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम फेज में हो गए, ये वेव भी आपकी ट्रांसवर्स वेव है, फोर्थ ट्रांसवर्स के अलावा यहां पे अगला पॉइंट लिखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहां पे वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला बनाना चाहें तो आप डेफिनेटली v इक्वल टू ओमेगा बाई के वाला तो लगेगा ही लगेगा, v इक्वल टू ओमेगा बाई के तो लगेगा ही लगेगा। एक और फॉर्मूला है यहां पे इसका, आप पहले तो लिखें कि वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव in vacuum is equals to velocity of light c। हाँ जी बताएं क्या कर रहे थे। वो डायरेक्शंस आपने एक्स वाई अलग बना दी, कोई बात नहीं, वो कोई खास बात नहीं है ना। देखो भाई को बताओ उसको, ठीक है। आपकी वेलोसिटी यहां पे मैंने बताई कि वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी इज c। यहां पे c की वैल्यू होती है 1/μ0 E0। ये कहां से आती है, ये मैक्सवेल इक्वेशंस के डेरिवेशन से आती है, जो आपकी चार इक्वेशन है ना वहां से डिराइव करके आती है। वो डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, आपको डायरेक्टली याद करना है कि c इक्वल टू μ0 E0। अब देखें यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, सुनेंगे ध्यान से एक बार, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में एक सवाल आया था कि इसका डायमेंशन क्या है ना, तब आपको पता नहीं था कि ये क्या चीज होती है। अगर सवाल अब आ जाए कि 1/μ0 E0 का डायमेंशन क्या होगा, तो आपको पता है कि ये टर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है, तो LT-1 ना, LT-1। तो बहुत सारा जो फर्स्ट चैप्टर है आपका यूनिट्स मेजरमेंट, वो सारे फॉर्मूले होने के बाद आसान हो जाता है। एक बात और, अगर मीडियम वैक्यूम नहीं है तब वेलोसिटी ऑफ वेव इज गिवन बाय μe का अंडर रूट। ये कब है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हेन सम मीडियम इज गिवन। वहां पे म्यू और ई हो जाएंगे वो। यहां पे एक बात और बोल सकते हैं, जो के वेक्टर है, के वेक्टर कैन बी रिटन एज E क्रॉस B। E क्रॉस B कहने का मतलब है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन जिस साइड हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है और बी ऐसे ऑसिलेट कर रहा है,
तो ई क्रॉस बी करने से आपकी वेव ऐसे जाएगी, है ना। अभी मैंने ये ऐसे दिखाया था, तो अगर ऐसे होता तो ई क्रॉस बी आपकी वेव ऐसे जा रही होती। अगर बी ऐसे है, मतलब ये ऐसे ऐसे मैक्सिमा आया, ये भी ऐसे मैक्सिमा आया, तो तब आपके ई क्रॉस बी से आपको प्रोपोगेशन ऑफ वेव की डायरेक्शन मिलती है, ई क्रॉस बी से। इसके अलावा इसमें आपकी वेलोसिटी भी हो गई है, ई क्रॉस बी भी हो गया है। हाँ, एक टर्म और आता है, आप इसको पॉइंट नंबर 6 बना लें, या तो बी नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय सी। जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय सी। ठीक है, ये भी याद ही करना आपको। यहां पे एक पॉइंट नोट कर सकते हैं क्या, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी नॉट है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू ई नॉट, बिकॉज वो सी एक बड़े नंबर से डिवाइड हो गया है। बी नॉट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू ई नॉट। ठीक है, तो जब कभी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करना हो, तो हम जनरली उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को इंपॉर्टेंस नहीं देते। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो आप ये पॉइंट लिख लें क्या, मैनी टाइम्स वी रिप्रेजेंट electromagnetic wave just by electric field, because we represent electromagnetic wave as electric field wave, because B naught is very small as compared to E naught. B naught is very small as compared to E naught. हाँ जी, नोट कर लिया है। अब ये बताएं, जैसे वाटर वेव ही ले लें, वाटर वेव के पार्टिकल्स तो आगे मूव नहीं कर रहे, बट क्या वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना। अगर बहुत दूर वाला पार्टिकल ऑसिलेट करने लग गया, इसका मतलब यहां पे एनर्जी क्रिएट हुई थी, वो एनर्जी आपकी ट्रांसफर हुई है। सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है ना। तो यहां पे आप एक डाल सकते हैं हेडिंग पॉइंटिंग वेक्टर। ये शायद आपके एनसीईआरटी में शायद गिवन नहीं है, आई एम नॉट श्योर। पॉइंटिंग वेक्टर, पहला पॉइंट आप लिखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी, full stop. The rate of flow of energy crossing unit area is described by the pointing vector S। आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी कैरी करती हैं, और जो आपका वेक्टर है रिप्रेजेंट करता है एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया, वो आपका पॉइंटिंग वेक्टर होता है। एंड दिस पॉइंटिंग वेक्टर एस इज गिवन एज एस इक्वल टू 1/μ0 ई क्रॉस बी। अगर आपकी वेव ऐसे फ्लो कर रही है, तो जो यूनिट एरिया है ना,
आप ऐसा माने कि अगर वेव ऐसे फ्लो कर रही है तो उसके मतलब ऐसे परपेंडिकुलर वाले एरिया को उसने कंसिडर किया है कि अगर वेव ऐसे फ्लो कर रही है तो एरिया ऐसे, इस यूनिट एरिया से जितनी एनर्जी वो फ्लो करवा रहा है वो आपका पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये इसका सेकंड वाला जो बाद का पार्ट है सारा थ्योरेटिकल से याद करना आपको बहुत सारी चीजें, इनका कोई सोर्स आपको गिवन नहीं है कि पॉइंटिंग वेक्टर यही क्यों बना। बट हाँ इतना क्वालिटेटिवली पता है कि वेव्स एनर्जी कैरी करती हैं और एनर्जी जो कैरी करती है उसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर ई क्रॉस बी। अब बताएं अगर मैं, क्या इसको यही बोल सकता हूं मैं, क्या एनर्जी पर यूनिट एरिया या पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एक यूनिट सेकंड में एक यूनिट एरिया से कितनी एनर्जी फ्लो कर रही है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसी टर्म को आप एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को आप इंटेंसिटी भी बोलते हैं, इंटेंसिटी। जब भी आपको लिखा हो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वी ऑल्सो कॉल इट इंटेंसिटी। शायद थर्मोडायनेमिक्स में कहीं तो आया हो ये आपका, है ना, जब हमने वो किया था स्टीफन्स लॉ किया था। स्टीफन्स लॉ याद है? बताएं स्टीफन्स लॉ क्या होता है? हाँ सिग्मा तो होता है किसी को याद? नहीं याद है। कोई भी बॉडी का टेम्परेचर टी है तो उस टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करती है, एनर्जी लॉस करती है, तो दैट ई इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। ध्यान आया? ठीक, सिग्मा टी की पावर 4। ठीक, तो यहां पे ये एस है आपका पॉइंटिंग वेक्टर। अगर मुझे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदल रही है लगातार, हाँ जी बदल रही है, तो अगर मुझे एस एवरेज निकालना हो, एस एवरेज, तो पहली बात तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ई और बी हमेशा परपेंडिकुलर हैं, तो ई बी साइन 90 ई बी हो जाएगा हाफ ई बी। और एवरेज निकालनी है तो आप लिखेंगे एवरेज ऑफ, सॉरी हाफ नहीं, म्यू नॉट, ई नॉट की जो इसकी वैल्यू है वो होगी म्यू नॉट ई नॉट बी नॉट, और इसका साइन का टर्म और इसका साइन का टर्म सेम है, तो साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ ई और बी की वैल्यूज पुट करी हैं। ई की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा के एक्स माइनस ओमेगा टी, बी की बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, दोनों का स्क्वायर आ गया। अब ये वाला टर्म कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और इस वाले टर्म का एवरेज कितना होगा? 0, हाफ होगा। इसका स्क्वायर का टर्म है ना, साइन का सिंपल फंक्शन हो तो आपकी एवरेज 0 होती है, और स्क्वायर का टर्म हो तो हाफ होती है, हाफ आ जाएगा इसका। तो एवरेज इंटेंसिटी इज म्यू नॉट ई नॉट बी नॉट। एक पॉइंट तो ये। इसके अलावा जैसे आपने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलग से पॉइंट बना लें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑल्सो कैरी मोमेंटम। इसका बस आप इतना सा आइडिया ले लें, आपके जो ऑप्टिक्स के बाद के चैप्टर्स हैं मॉडर्न फिजिक्स के, वहां पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पार्टिकल नेचर भी होता है। जो आपकी वेव्स हैं वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती हैं, है ना। डिटेल में नहीं जाना, बस इतना समझना है कि हाँ ये वेव्स पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेंगी, तो अगर पार्टिकल आगे मूव कर रहा होगा उसका मोमेंटम भी होगा, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑल्सो कैरी मोमेंटम, ये बात याद रखनी है। अगर वो पार्टिकल से बनी हुई है, मोमेंटम कैरी कर रही है, तो कहीं पे हिट करेगी तो फोर्स भी लगाएगी, है ना, तो उसका प्रेशर भी बनेगा। तो यहां पे एक टर्म बनता है इलेक्ट्रो प्रेशर ड्यू टू
electromagnetic radiations, it is given as pressure P equal to S by C. ये क्या है? प्रेशर है, ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, और C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये लिख लिया साइड। नेक्स्ट इज एनर्जी डेंसिटी। हमने कैपेसिटर में देखा था एनर्जी डेंसिटी वॉज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ध्यान है आपको। और इंडक्टर में देखा था हाफ एप्स म्यू नॉट बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, क्या मतलब है इसका। वहां पे तो हमने देखा था कि एक कैपेसिटर में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में जो एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम इज एनर्जी डेंसिटी, है ना। किसी भी रीजन में किसी भी कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो उनके कारण जो एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। पहले हमने इस टर्म को सिर्फ कैपेसिटर के साथ रिलेट किया था, नाउ वी आर जनरलाइजिंग इट। क्या? किसी भी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा तो इलेक्ट्रिक एनर्जी ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। आप लिख लें यहां पे, एरो बना के यहां पे ऐसे लिख लें, क्या? एनर्जी प्रेजेंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एनर्जी प्रेजेंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट वॉल्यूम in any region is called energy density and given by this expression, ये वाला टर्म हमने सेकंड वाला इंडक्टर में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में एनर्जी स्टोर थी। अब हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं। अगर किसी भी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण रीजन में आपके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। और इस एक्सप्रेशन को हल्का सा आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आपको पता है B इज इक्वल्स टू ई बाय सी, लिख दें आप इसको यहां पे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। आपकी भावनाएं मैं समझ रहा हूं, आप भी मेरी समझें। 1/2 म्यू नॉट बी क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर, एंड सी कैन बी रिटन एज 1 बाय म्यू नॉट ई नॉट, क्योंकि आपने अभी देखा था कि क्या सी क्या होता है, सी इज 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट ई नॉट। स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? एक मिनट, मैं सिर्फ इसको, अच्छा ये टर्म हमने रिप्लेस कर दिया बी वाला, तो यहां पे आप ये टर्म ऐसे ही लिखें, और दिस टर्म कैन बी रिटन एज 1/2 म्यू नॉट ई स्क्वायर 1 बाय म्यू नॉट ई नॉट। ये कटेगा और ये ऊपर चला जाएगा, म्यू नॉट कटा ना, ई नॉट ऊपर चला जाएगा, तो इट विल बी हाफ
एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, मतलब ये वाला टर्म इतना बन जाएगा, टोटल टर्म इतना बन जाएगा, क्योंकि आपका ये दोनों टर्म हाफ हाफ के ऐड होके वो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बन गया। कुछ भी नहीं किया है, बस इसकी जगह बी की जगह आपने ई बाई सी से रिप्लेस किया है और फिर आपने सी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है, तो वो भी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बन गया और वो भी आपका हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बन गया। टोटल एनर्जी बिकम्स एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये आपकी एनर्जी डेंसिटी है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आपके दो फॉर्म में स्टोर होगी। और यही फॉर्मूला आपका देखें, यही फॉर्मूला क्या बन गया, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बन गया। यहां से एक पॉइंट और कन्वे हो रहा है, क्या, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की वेव्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंपोनेंट्स में इक्वली डिवाइडेड है। आप लिख लें, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, energy of electromagnetic waves is equally divided in form of electric field lines and magnetic field lines. Energy of electromagnetic waves is equally divided इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो क्या मैं इसको इस वाले को रिप्लेस करके वो बना सकता हूं? जब आप इसको रिप्लेस करके ये बनाएंगे तब एग्जैक्टली यही टर्म यहां बन जाएगा। जब आप ई को लिखोगे बी इंटू सी और सेम मैनिपुलेशंस करोगे तो यहां पे ये हाफ हाफ ऐड होके बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट भी हो जाएगा, इज ऑल्सो इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। ये हमने कर लिया। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे इसकी एवरेज, तो आप बी के अंदर एग्जैक्ट वैल्यू पुट करेंगे उसकी, बी नॉट साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर बनेगा और साइन स्क्वायर का आपका एवरेज हाफ होता है। तो जब एवरेज की बात होगी तो हाफ का मल्टीपल साथ में आ जाएगा। ये बातें सारी आपकी कल न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें कवर होंगी दोबारा से। इतना ही करते हैं, थैंक यू।